हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार मिश्र एक बार पुनः आप सभी के समक्ष हिंदी विषय लेकर उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग बीए भाग 1 के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत ध्रुव स्वामिनी नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने ध्रुव स्वामिनी नाटक के समस्त अंकों के मार्मिक प्रसंगों और उसकी विशेषताओं को जाना है। अब हम कुछ ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो प्रश्नोत्तर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी हैं और निश्चित रूप से आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक है। आप विश्लेषणात्मक रूप से ध्रुव स्वामिनी नाटक के तमाम विशेषताओं को जान सकें, आप उसके उद्देश्य को जान सकें, आप पात्रों के चरित्र को जान सकें। इसी प्रयास में यह क्लास आपके लिए उपलब्ध है और निश्चित रूप से इस कक्षा से आप परीक्षा उपयोगी ज्ञानवर्धक सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। इस अध्याय में हम क्या क्या जान सकते हैं इसका विवरण मैं दे रहा हूं। इस अध्याय में हम नाट्य कला के आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक का मूल्यांकन करेंगे, समस्या नाटक के रूप में ध्रुव स्वामिनी नाटक का मूल्यांकन करेंगे, ध्रुव स्वामिनी के चरित्र की विशेषताएं देखेंगे, जो प्रधान पात्र हैं, नायिका हैं नाटक की, चंद्रगुप्त जो नायक हैं उनके चरित्र की विशेषताओं को जानेंगे और जो शत्रु पक्ष था शकराज, उसकी प्रेमिका कोमा के चरित्र के बारे में भी हम लोग इस अध्याय में जानेंगे। बिंदुवार एक एक तथ्य से हम गुजरेंगे। नाट्य कला के आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक का मूल्यांकन करते हैं। नाट्य कला के आधार पर ध्रुव स्वामिनी एक सफल नाटक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित इस नाटक में उनकी उत्कृष्ट नाट्य कला का परिचय मिलता है। नाट्य कला की दृष्टि से इस नाटक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्यों उत्कृष्ट माना गया है, क्यों इसे सफल माना गया है, इसके पीछे पहला कारण यह है कि इसका कथानक अत्यंत सुगठित है। कथानक में कहीं भी ऐसा नहीं है जहां हमारा कौतूहल, हमारा रोमांच समाप्त हो जाए, मन न लगे। सतत उत्साह, सतत रोमांच इस नाटक की पहली विशेषता है। रंगमंच की दृष्टि से यह श्रेष्ठ नाटक है। जब भी इसका किसी रंगमंच पर अभिनय किया जाए और बार बार किया जाता रहा है दशकों से, तो यह एक सफल नाटक के रूप में हमारे सामने आता है। इसके तीनों अंक को दर्शक देखने के लिए लालायित रहते हैं। इसका कथानक इतना बढ़िया है, इतना सुव्यवस्थित है, इतना रोचक है कि आगे की घटनाओं को जानने के लिए श्रोता और पाठक निरंतर इस नाटक पर ध्यान लगाए रखते हैं। इसके देश काल और वातावरण का तालमेल कथानक के साथ है। इसके संवाद इतने अच्छे हैं जो सुनने में रुचिकर लगते हैं और हमारी आत्मा को झकझोरते हैं। सुगठित एवं प्रभावशाली कथानक, एक ऐसा कथानक जिसमें आरंभ से लेकर अंत तक जयशंकर प्रसाद जी ने यह ध्यान रखा है कि ऐसी शब्दावली का प्रयोग हो, ऐसे संवाद हमारे समक्ष लाए जाएं जो हमारी रुचि को बरकरार रखें, जो हमारी जिज्ञासा और कौतूहल को बनाए रखें, जिनको जानने के लिए हम निरंतर उत्साहित रहें कि अब आगे कौन सी घटनाएं हो रही हैं। संकलन त्रय का स्वतः निर्वाह, यह नाट्य परंपरा के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण शब्द है। संकलन त्रय, ध्यान दीजिएगा, संकलन त्रय क्या होता है। यह शब्द बार बार साहित्य के विद्यार्थियों के समक्ष आता है। संकलन त्रय का मतलब होता है किसी नाटक या एकांकी में कार्य, समय और स्थान की एकता। वह किस प्रकार का घटनाक्रम है, जो घटनाक्रम है उसका तालमेल बैठ रहा है कि नहीं समय के अनुसार, और वह किस स्थान से जुड़ी घटना है। यह वास्तव में संकलन त्रय दो शब्द है। संकलन का मतलब इकट्ठा और त्रय का मतलब तीन। कौन सी तीन चीजें? कार्य, समय और स्थान। कार्य, समय और स्थान की एकता ही संकलन त्रय कहलाती है। इसको एक उदाहरण से समझें कि अगर हम गुप्त काल का वर्णन कर रहे हैं और गुप्त काल के किसी घटनाक्रम में कार आ जाए
तो निश्चित रूप से यह गलत हो जाएगा। गुप्त काल में कोई कार तो चलती नहीं थी, यानी कि जिस समय की घटना है उसी के अनुरूप वातावरण दिखाई दे, उसी के अनुरूप पात्र दिखाई दे, उसी के अनुरूप उनका व्यवहार दिखाई दे, उसी के अनुरूप उस कालखंड की घटनाएं दिखाई दे, तब जाके वहां पर संकलन त्रय का स्वतः निर्वाह माना जाता है। चौथी विशेषता हम पात्रों के रूप में देखेंगे, जिसको पात्र योजना भी कहते हैं, चरित्र चित्रण कहते हैं। इस नाटक में पात्रों की संख्या जो है वो जितनी चाहिए उससे अधिक नहीं है। आवश्यकता के अनुसार उपयोगी पात्रों को ही जयशंकर प्रसाद जी ने इस नाटक में रखा है। वह प्रमुख पात्र कौन से हैं, उनका वर्णन हमने पात्र योजना में, पात्र परिचय में पहले ही कर दिया था। वह प्रमुख पात्र हैं ध्रुव स्वामिनी जो नाटक की नायिका है, चंद्रगुप्त जो नाटक का नायक है, रामगुप्त जो चंद्रगुप्त का बड़ा भाई और गुप्त सम्राट है, शकराज जो शकों का राजा है, कोमा जो शकराज की प्रेमिका है, और ऐसे अन्य भी चरित्र हैं जो कथानक को प्रभावशाली बनाने और उसको आगे बढ़ाने में उपयोगी है। अब हम अगले नाट्य कला के आधार पर अगले पॉइंट पर ध्यान देंगे, संवाद योजना। नाट्य कला में संवाद, जिसको अंग्रेजी में डायलॉग कहते हैं, संवाद योजना को कथोपकथन भी कहा जाता है। कथोपकथन वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे किसी फिल्म का डायलॉग महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही नाटक का मंचन जब मंच पर किया जाता है तो पात्र कैसे संवाद बोल रहे हैं, वो रुचिकर हैं, संक्षिप्त हैं, सरल हैं, वह कथानक के लिए उपयोगी हैं, इन सारे विषयों पर ध्यान देना होता है। तो संवाद योजना में भाषा का प्रभाव होता है, संक्षिप्त कथानक, सरल कथानक, प्रभावशाली कथानक तब बनता है जब हम संवाद बेहतर बनाते हैं नाटक में। तो जो कथानक के लिए उपयोगी है ऐसा संवाद बहुत ही श्रेयस्कर होता है संवाद योजना के लिए। भाषा शैली हम सभी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद की भाषा जो है वह तत्सम प्रधान शब्दावली है। संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग वो करते हैं, और उन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि उनके अधिकांश नाटक जो है वो ऐतिहासिक नाटक हैं, ऐतिहासिक आधार पर लिखे गए हैं, ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर लिखे गए हैं। तो उन्होंने प्राचीन भारत की शब्दावली के निकट पहुंचने के लिए संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। ऐसी हिंदी जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हो, वह संस्कृत निष्ठ हिंदी कहलाती है। उद्देश्य क्या है? इस नाटक का उद्देश्य महान है। यह समस्त नारी जाति के गौरव को बढ़ाने के लिए है। यह पुरुषों को सचेत करने के लिए है कि उनके अधिकार वहीं तक हैं जहां वह दूसरे के ऊपर अनाचार न बन जाए। अब हम देखेंगे समस्या नाटक के रूप में ध्रुवस्वामी नाटक का क्या महत्व है, इसका मूल्यांकन करते हैं। ध्रुवस्वामी नाटक में नाटककार जयशंकर प्रसाद जी ने ज्वलंत समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। नाटक में चित्रित समस्याएं पाठकों को सतर्क करती हैं। इन्हें हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। वो कौन सी समस्याएं हैं जो पाठकों को सतर्क करती हैं और उन समस्याओं को जयशंकर प्रसाद जी ने क्यों उठाया है? पहली समस्या देखते हैं, अनमेल विवाह की समस्या। यह समाज की एक बड़ी समस्या है। अगर हमारा जीवन साथी हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है तो हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। अगर हमने गलत का चुनाव कर लिया है या अगर जीवन साथी गलत बर्ताव कर रहा है और तब भी हम उसके साथ रह रहे हैं और उसके अत्याचार अनाचार को अनवरत जीवन पर्यंत सह रहे हैं, तो यह अनमेल विवाह की ही समस्या होती है। दूसरी समस्या योग्य शासक की समस्या। दुनिया भर के अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों प्रांतों में अगर अयोग्य शासक हुए हैं तो उसके क्या परिणाम हुए हैं, यह इतिहास गवाह है। योग्य शासक होना बहुत आवश्यक है, देश के लिए भी और समाज के लिए भी। हम देख रहे हैं तीसरा पॉइंट, गृह कलह की समस्या। घर घर में यह समस्या हो सकती है। गृह कलह के क्या दुष्परिणाम होते हैं? जब घर का एक सदस्य दूसरे सदस्य के प्रति दुर्भावना रखता है तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? घर की एकता भंग हो जाती है, घर की शांति भंग हो जाती है। इन परिस्थितियों को इस नाटक में जयशंकर प्रसाद जी ने बखूबी दर्शाया है। विश्वास की समस्या। विश्वास करना एक बड़ी कला है। जयशंकर प्रसाद जी ने इस नाटक में दर्शाया है
कि विश्वास का क्या महत्व है। रामगुप्त हर घड़ी ध्रुवस्वामिनी या चंद्रगुप्त पर संदेह करता है, कोई किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। यह एक बड़ा संकट है, एक बड़ी समस्या है। धर्म एवं नैतिकता की समस्या। इस नाटक में हम देखते हैं कि ध्रुवस्वामिनी यह प्रश्न करती है कि जब फेरे लगाकर शादी करा दी जाती है किसी पुरोहित, पंडित या धर्माचार्य द्वारा, जब यह कहा जाता है कि दोनों ही पक्ष वचन लें, जब दोनों ही पक्ष एक दूसरे के सुरक्षा का वादा करते हैं, तब अगर बुरा बर्ताव किया जाए किसी पुरुष द्वारा और वह स्त्री अत्याचार या अनाचार की शिकार हो, तो स्त्री को कितना अधिकार है? क्या वह ऐसे पति का त्याग कर सकती है? क्या वह विवश है, समाज की मर्यादाओं में बंधी हुई है कि वह अपने पति के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकती? क्या वह अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर ले? यह धर्म एवं नैतिकता की समस्या का ही प्रश्न है कि नैतिक रूप से क्या सही है। और इस नाटक के अंत में हम देखते भी हैं कि पुरोहित कहता है कि नैतिक रूप से, धार्मिक रूप से ध्रुवस्वामिनी सही है, वह अपने पति द्वारा त्याग दी गई है और जिसके पास भेजी गई है उसने स्वीकार नहीं किया है। और अंत में वह निष्कर्ष निकालते हैं कि ध्रुवस्वामिनी का पुनर्लग्न कराया जाए, उसका पुनर्विवाह कराया जाए। पुनः विवाह हो जाता है उसका चंद्रगुप्त के साथ। यह घटना नाटक में आती नहीं। अब हम चरित्र चित्रण करेंगे विभिन्न पात्रों का। ध्रुवस्वामिनी जो नाटक की नायिका है, केंद्रीय पात्र है, प्रधान पात्र है, उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हम देखेंगे। वह साहस एवं दृढ़ता के प्रतीक है, कभी भी हिम्मत नहीं हारती, साहस पूर्वक वह सकराज के शिविर में भी चली जाती है। आत्मसम्मान की भावना, जब उसे रामगुप्त सकराज के शिविर में भेजना चाहता है तो उसका स्वाभिमान, उसका आत्मसम्मान जाग उठता है और वह ललकार उठती है रामगुप्त और शिखर स्वामी जैसे कुटिल व्यक्तियों के विरुद्ध। आदर्श भारतीय नारी की प्रतीक है, वह सहसा तैयार नहीं होती है। उसने कभी भी रामगुप्त के विरुद्ध एक कदम नहीं उठाया है। वह गुप्त अनुराग भले ही रखती है चंद्रगुप्त के प्रति, लेकिन कभी भी उसने किसी तरह का गलत संबंध नहीं रखा है। वह स्वयं जब रामगुप्त उसे सकराज के शिविर में भेजता है तो वह स्वयं जाने को तत्पर नहीं होती है। वह याचना करती है और कहती है कि अपने पति धर्म का पालन करिए, नारी के गौरव की रक्षा करिए। प्रेम के प्रति अंतर्द्वंद है उसके मन में। विवाह किसी और से हुआ है, चाहत किसी और के लिए है, प्रेम किसी और के लिए है। इस अंतर्द्वंद में वह जी रही है। निडर एवं कर्तव्य परायण नारी थोड़ी भी नहीं झिझकती है। गुप्त सम्राट रामगुप्त के विरुद्ध आवाज उठानी हो या सकराज के शिविर में जाना हो, वह अपने कर्तव्य पथ पर भी चलती रहती है। वह जानती है कि एक कुल वधू का, गुप्त कुल की वधू का, गुप्त कुल के गौरव का क्या कर्तव्य है। उस कर्तव्य के अनुरूप ही वह व्यवहार करती है। क्षमा एवं दया की प्रतिमूर्ति, जब कोमा का प्रेमी सकराज मारा जाता है और कोमा उससे अपना शव मांगती है, ध्रुवस्वामिनी से कहती है कि मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने प्रेमी सकराज का शव ले जाऊं, तो वह शत्रु होते हुए भी क्षमा करके, दया करके उसे जाने की आज्ञा देती है। प्रभावशाली व्यक्तित्व है उसका। पूरे नाटक में ध्रुवस्वामिनी हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने क्रांतिकारी विचारों से। नारी अत्याचार के प्रति विद्रोह का स्वर है। ध्रुवस्वामिनी विद्रोह का स्वर मुखर करती है जब उसे लगता है कि यह सिर्फ ध्रुवस्वामिनी के ऊपर अत्याचार नहीं है, यह समस्त नारी जाति के ऊपर अत्याचार है। नियतिवादी है, वह भाग्यवादी है। वह जानती है कि वह भाग्य के बाहर नहीं जा सकती। जो उसके भाग्य में, जो उसकी नियति में लिखा है, वह चंद्रगुप्त से यह बात कहती है, वह मंदाकिनी से भी यह बात कहती है। चंद्रगुप्त की प्रेमिका, उसके मन में गुप्त प्रेम है, गुप्त अनुराग है चंद्रगुप्त के प्रति। यह नाटक पढ़ते ही हम जान जाते हैं। अधिकारों के प्रति जागरूक है, उसे पता है कि नारी के अधिकार क्या है। अगर कोई पति वचन का पालन न करता हो, अगर अमर्यादित आचरण करता हो, तो एक नारी किस सीमा तक जा सकती है, यह उसे अच्छे से पता है। अगला चरित्र चित्रण है चंद्रगुप्त का, जो नाटक के नायक है। कर्तव्य परायण है। कर्तव्य मार्ग पर चलते हुए वह सकराज के शिविर में भी बिना डरे पहुंच जाते हैं। वह अभय हैं और उन्होंने गुप्त कुल की मर्यादा के अनुरूप, समुद्रगुप्त की परंपरा के अनुरूप व्यवहार किया है और अपने कर्तव्य का हर जगह पालन किया है। विलक्षण बुद्धि का नायक, उन्हें पता है कि किस तरह वह सकराज के शिविर में जाएं
कैसे उसका सामना करें उन्होंने किया और शकराज का अंत भी किया। अंत में उन्होंने ध्रुवस्वामिनी का साथ देते हुए उसको धार्मिक और नैतिक आधार पर सही भी ठहराया। दृढ़ निश्चयी हैं, जो निश्चय कर लेते हैं उसको पूरा करते हैं। उन्होंने निश्चय किया, छद्म वेश धारण किया और शकराज का अंत किया। प्रेम एवं कर्तव्य का द्वंद्व। एक तरफ ध्रुवस्वामिनी के प्रति उनके मन में प्रेम है, लेकिन कर्तव्य पथ उनको रोक रहा है, कई बार उनको दिखा रहा है। क्या वो अपने भाई के विरुद्ध जा सकते थे? यह प्रश्न उनके मन में आता है। तो वह प्रेम के मार्ग पर चलते हुए अपने भाई के विरुद्ध भी हो रहे थे और दूसरी तरफ कर्तव्य को पूरा करते हुए वह अपने राज्य की रक्षा भी करना चाहते थे। इन सभी द्वंद्व के बीच ही नायक का चरित्र उभरता है। उदारता की प्रतिमूर्ति, वो उदार है, विनम्र है। उन्होंने कभी भी चाहकर रामगुप्त के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया, वह उसका बिल्कुल बुरा नहीं चाहते थे और इसीलिए वह सहते हुए उसके अयोग्य शासन को बर्दाश्त करते हुए चुपचाप राज्य में रह रहे थे जब तक ध्रुवस्वामिनी पर अत्याचार नहीं हुआ। नारी के सतीत्व का रक्षक, वह ध्रुवस्वामिनी की लाज रख लेते हैं, उसका साथ देते हैं। निश्चित रूप से वह नारी के अधिकारों के समर्थक तो थे ही, वो नारी के सतीत्व के रक्षक भी थे। और अंतिम जिसका चरित्र जानना आवश्यक है, कोमा का चरित्र चित्रण। कोमा पर हमारा ध्यान जाता है द्वितीय अंक में, जब वह शकराज की प्रेमिका के रूप में हमारे समक्ष आती है। वह भावुक और आदर्श प्रेमिका है। वह कोमल फूलों को देखकर, मुरझाए फूलों को देखकर विचलित हो रही है। उसके मनोभाव का पता चलता है कि उसके हृदय में शकराज के प्रति कितना अगाध प्रेम है। विवेक संपन्न है, वह घबराती नहीं है जब उसे पता चलता है कि शकराज जो उसका प्रेमी है वह ध्रुवस्वामिनी को अपने शिविर में बुला रहा है और उससे वह विवाह करना चाहता है। हालांकि यह बात उसके लिए ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपने विवेक का त्याग नहीं किया और चुपचाप इस बात को सहती रही। कर्तव्य परायण है, वह अपने कर्तव्य का पालन करती है। जब शकराज का अंत हो जाता है तो उसके शव को ले जाने का पूरा प्रयास करती है, हालांकि इसी प्रयास में उसकी हत्या हो जाती है। सहज हृदय, बहुत ही सहज है, वह बिल्कुल निश्चल है, उसके अंदर किसी प्रकार का छल कपट नहीं है और इसीलिए वह शकराज की तमाम बातों का गलत तरीके से उत्तर नहीं देती और चुपचाप सह लेती है। अन्याय की विरोधिनी, लेकिन जब उसको लगता है कि शकराज अब संभलने वाला नहीं है, तब वह चुपचाप कहती है कि अब मैं गलत का साथ नहीं दे सकती और वह अपने पिता तुल्य मिहिरदेव के साथ प्रस्थान कर जाती है। स्पष्ट वक्ता, उसे जो उचित लगता है, जो सही लगता है, वही कहती है, वही करती है। जब उसे लगा कि शकराज का अब वह और साथ नहीं दे सकती, गलत बर्ताव का साथ नहीं दे सकती, उसके अन्याय अत्याचार का साथ नहीं दे सकती, तो वह उसका साथ छोड़कर चली जाती है। इससे संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नोत्तर हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। नाटक के तृतीय अंक में किसका पतन हो जाता है? पिछले कक्षा में हमने इस पर चर्चा की थी कि नाटक के तृतीय अंक में रामगुप्त का पतन हो जाता है। किसके साथ ध्रुवस्वामिनी के पुनर्लगन की चर्चा आती है? चंद्रगुप्त के साथ ध्रुवस्वामिनी के पुनर्लगन की चर्चा आती है। नाटक के तृतीय अंक में किस विषय पर ध्रुवस्वामिनी पुरोहित से उग्र चर्चा करती है? वह धर्म के आधार पर पुरोहित से उग्र चर्चा करती है। अब यह भी प्रश्न बन सकता है, ऐतिहासिक आधार पर इस नाटक की विशेषता क्या है? यह इतिहास प्रसिद्ध घटना पर आधारित है। ऐतिहासिक आधार पर इसके पात्रों की योजना हुई है। देश काल एवं वातावरण भी ऐतिहासिक है। ये सभी इसकी विशेषताएं हैं, इसलिए ये बिंदु सही माना जाएगा। नाटक का प्रासंगिक विषय क्या है? स्त्री के अधिकारों पर चर्चा हुई है इस नाटक में। पुरुष प्रधान समाज का दृष्टिकोण सामने आया है इस नाटक में। धर्म एवं नैतिकता के आधार पर हमें चिंतन करने के लिए यह नाटक विवश करता है। इनमें से सभी, यह सभी बिंदु सत्य हैं, इसलिए इनमें से सभी यहाँ सही माना जाएगा। आप सभी ने ध्रुवस्वामिनी नाटक के विषय में विस्तार से जाना, उसके सभी अंकों के बारे में विस्तार से जाना। हमने आज उसका समग्र मूल्यांकन किया। इसी के साथ ध्रुवस्वामिनी नाटक समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।